साथियों नमस्कार। साथियों, जानता हूं कि बड़े दिनों बाद वीडियो आ रहा है इस यूट्यूब चैनल पर। एक्चुअली कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो नहीं रहे थे। दूसरा, डेली डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई अपना बयान बदल रहे थे और विद द टाइम जो भी खबरें सामने आई हैं उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान इस समय बुरी तरह से फंस चुका है। और जो बात हम पहले कहते थे कि इस पूरे खेल में देखना पाकिस्तान जो चौधरी बनने का प्रयास कर रहा है, अंत में ये इतना बुरा फंसेगा कि इसको समझ में नहीं आएगा कि किस रास्ते से निकलें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में भी लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लगातार मॉक ड्रिल्स हो रही हैं, लगातार सायरन बजाए जा रहे हैं, रात को लोगों को बताया जा रहा है कि देखो ऐसे अंधेरा हो सकता है। लगातार सीआईएसएफ और सीआरपीएफ मिलकर के काम कर रहे हैं कई जगहों पर। मामला क्या है, पहले सुनिए। देखिए, भारत में जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे राजस्थान का बॉर्डर हो गया या इधर हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, इन सब जगहों पर लगातार या तो भारत अपनी मॉक ड्रिल्स कर रहा है या फिर किसी ना किसी तरह से एयर स्पेस को बंद करवा करके हम नोटम जारी कर रहे हैं। ये लंबे समय से चल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो श्रीगंगानगर में यहाँ पर लोगों को बोला गया है कि देखिए, ये श्रीगंगानगर में आज रात बजेंगे 35 सायरन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगाए गए थे, हवाई हमले से बचाव के लिए होगी मॉक ड्रिल। ये बात को ज़्यादा कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। मैंने भी गूगल पर देखा तो हिंदी वाले ये 2-4 पेज मिले। फिर मैंने वहाँ के लोगों से वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ ऐसा है। बड़ा चुपचाप चीज़ें की जा रही हैं। ये तो वो 4-5 चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है पता नहीं। एक और चीज़ देखो, रावत भाटा में भी हवाई हमले की मॉक ड्रिल की गई है। कई इलाकों में ब्लैकआउट हुआ है। एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ सब मिलकर के काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई डिजास्टर से बचने के लिए कर रहे हैं कि कल को कोई आग वाग लग गई या किसी तरह से प्लांट में कोई हादसा हो गया तो उससे बचने के लिए एक मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अच्छा, ये रावत भाटा कहाँ है ये देखिए। चलो, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई श्रीगंगानगर बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो समझ में आता है कि बॉर्डर का है। ये जो रावत भाटा ये यहाँ पर कहीं है, ये तो बिल्कुल बीच में। पर इस पर क्यों किया गया मॉक ड्रिल? क्योंकि इस पर मैं एक शॉट बना के डाल चुका हूँ। पहले मैंने आपको ये बताया था कि पिछले 45 दिन में गल्फ कंट्रीज़ को छोड़ करके वहाँ पर तो हमले हो ही रहे हैं, उसके अलावा दुनिया में 6 बड़े देशों में रिफाइनरीज़ में या तो आग लग गई किसी हादसे के दौरान, या किसी तरह से उड़ा दिया गया, या अचानक वहाँ पर किसी तरह से कोई ब्लास्ट हो गया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। देखिए, ये रहा, फायर्स एट रिफाइनरीज इन इंडिया एंड 4 अदर कंट्रीज। ये हाल का है, 5 ये हो गए। कुछ समय पहले और देखा गया था कि एक कंट्री में और आग लगी थी। तो क्या ये एक इत्तेफाक है कि देशों की रिफाइनरीज अचानक जो है ब्लास्ट हो रही हैं, उसमें आग लग रही है? अभी राजस्थान की एक बड़ी रिफाइनरी में प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने जा रहे थे 2 दिन पहले। उद्घाटन से 24 घंटे पहले उसमें आग लग गई और उद्घाटन कैंसिल करना पड़ा। थोड़े समय पहले देखा गया था, मैप पर आते हैं, थोड़े समय पहले देखा गया था कि इक्वाडोर की रिफाइनरी में आग लग गई थी। इक्वाडोर में थोड़े समय मतलब 2 बार आग लग गई है। उसी तरह से मैक्सिको में 2 बार आग लग चुकी है पिछले 1 महीने में। यूएसए की एक रिफाइनरी में आग लग गई थी। ऑस्ट्रेलिया की रिफाइनरीज में आग लग गई है। रशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पे यूक्रेन ने हमला कर ही दिया था। उसके अलावा भी कई रिफाइनरीज पर यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है और भारत की रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। और यहाँ की तो सब रिफाइनरी संकट में है ही, हम जान रहे हैं। और सुनिए, आप जानकर के हैरान होंगे कि ये सब वो देश हैं जहां पर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरी। यानी कोशिश कुछ ऐसी चल रही है कि कच्चा तेल भी मत जाने दो और जहां कच्चा तेल आ रहा है रिफाइन होकर आगे जा रहा है वो भी रोक दो। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ाओगे तो दुनिया में एक देश को फ़ायदा हो सकता है, वो है यूएसए। आप जानते हैं कि कच्चे तेल का जो व्यापार है ज़्यादातर इन देशों ने किया है। ज़्यादातर रशिया के पास भी अच्छे भंडार हैं, लेकिन भंडार के मामले में यूएस भी पीछे नहीं है। उसके पास दुनिया में अच्छे खासे भंडार हैं, टॉप 10 में आता है। उसने हमेशा अपने भंडार को बचा के रखा ताकि भविष्य में आकर के बेचूंगा। हालांकि बेचता रहा है पर उस स्तर पर नहीं बेचा जिस स्तर पर बेचना चाहिए। शेल गैस होने के कारण यहाँ पर गैस के भी भंडार है। ऐसी स्थिति में अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा बिजनेसमैन ये सोचे कि यार दुनिया में अगर मैं तेल की क्राइसिस ला दूं और तेल के दाम बढ़ जाएं और ऐसी स्थिति में अमेरिका का तेल बेचूं,
तो अमेरिका का कर्ज भी चुक सकता है और पैसे भी बनाए जा सकते हैं। और अब तो अमेरिका के पास वेनेजुएला के तेल के कुएं भी है। फिर आप एक सवाल कहेंगे ऐसा ही है तो फिर अमेरिका की रिफाइनरी में आग क्यों लगी? वो एक ही रिफाइनरी में आग लगी, जरा सी लगी थी, जब बहुत बड़ा ब्लास्ट नहीं था। हो सकता है कि कंपनीज में भी वहाँ पर कंपटीशन रहता है, इस वजह से कुछ ऐसा हो गया हो, वो मुझे नहीं पता क्यों लग गई, इत्तेफाक भी हो सकता है। बट ये जो साजिश है अगर, तो साजिश केवल यूएसए की लग सकती है और तो कोई कर नहीं सकता। तो वो एक पार्ट हो गया कि यूएसए तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, बट भारत में रावत भाटा और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको क्यों एकदम से मॉक ड्रिल्स पर ला दिया गया? क्योंकि एक संभावना है कि पाकिस्तान कल को जब अटैक करने पे आएगा तो पाकिस्तान को ये आइडिया लग चुका है, और उसका आसिम मुनीर एक साल पहले हिंट दे चुका था अपने आवाम को कि एक कोई आयत पढ़ के उसने हिंट दी थी कि गुजरात की रिफाइनरीज को उड़ा देंगे, इस तरह से कुछ हिंट दी थी। तो पाकिस्तान अगले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में हमारी रिफाइनरीज को टारगेट बना सकता है, बड़े बड़े पावर प्लांट को टारगेट बना सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट बना सकता है। गंदा देश है, गिरा हुआ देश है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम इन पावर प्लांट्स पर, अच्छा राजस्थान में भी रिफाइनरी में आग लगी गई थी, तो उससे भी हमने सीखा है कि ये हादसा एक बार हो गया है, अब नहीं होने देना है। हम उस लेवल पर प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा, लोग सवाल पूछ रहे थे कि अच्छा जी भारत और रशिया में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत भारत अपने 3000 जवान और कुछ हमारे जो है एयरक्राफ्ट, कुछ हमारे शिप्स वहाँ पर जा सकते हैं, उनके भी यहाँ आ सकते हैं। हाँ, एग्रीमेंट हुआ है। ऐसा एग्रीमेंट 1971 में भी हुआ था। भारत ने रशिया के साथ एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया था 1971 में, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, और युद्ध में हमने ये भी देखा था कि अमेरिका का जो है 7वां बेड़ा नेवी लेकर के आ गया था अमेरिका, हमें धमकाने के लिए कि देखो अगर तुमने पाकिस्तान को मारना नहीं छोड़ा तो हम यहाँ से अटैक कर देंगे। फिर उधर से आवाज़ आती है अमेरिका पीछे पीछे। अमेरिका ने कहा कौन है भाई? देखा तो यहाँ खड़ा है 40वां बेड़ा यूएसएसआर का। यूएसएसआर 40वां बेड़ा ले आया था अपना कि चलिए पीछे। अमेरिका कहता तुम कब आए? सबसे पहले हम ही आए थे। तो इसके चलते यूएसए को पीछे हटना पड़ा। यूएसए को लगा कहीं ऐसा ना हो कि यूएसएसआर भी युद्ध में कूद जाए। तो वो जो एक ट्रीटी हमने 1971 में करी थी, बड़ी काम आई थी। हालांकि हम उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पर चलते थे, यानी हम किसी देश की किसी गुट में नहीं है, ना अमेरिका के गुट में है, ना यूएसएसआर के गुट में है। उसके बावजूद हमने यूएसएसआर के साथ उस समय संधि करी, और वो हमें उस समय काम भी आई थी। और इसी के चलते हम पाकिस्तान के टुकड़े कर पाए थे, वरना अमेरिका पाकिस्तान के टुकड़े होने थोड़ी देता। पाकिस्तान तो उसका पालतू कुत्ता है, उसके टुकड़े कैसे होने देगा? तो आपको समझ रहे हैं? तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कब होगा, आप तो ऐसे ही कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ इसी साल होगा, बहुत जल्द होगा और धमाके से होगा, और पाकिस्तान कोई नैरेटिव बना ले कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। तो अच्छा, भारत इतने दिन से मॉक ड्रिल कर रहा है, नो टाइम जारी कर रहा है, कहीं बॉर्डर एरिया पे गांव खाली करा रहा है, कहीं पर हमारे जो है एयरफोर्स पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रही है, नेवी प्रैक्टिस कर रही है। तो भाई ये तो प्रैक्टिस बहुत दिनों से चल रही है, बीच बीच में कई बार खबरें आती हैं हमला कब होगा। तो आपने एक कहानी सुनी होगी, शेर आया कि एक आदमी कहता है शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो पता चला कोई नहीं आया। फिर कहता है गाँव वालों से शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गाँव वाले गए तो देखा कोई नहीं आया। फिर तीसरी बार कोई नहीं आया। चौथी बार होता है सच में शेर आ जाता है। वो कहता है गाँव वालों शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गाँव वाले कहता है मजाक कर रहा है, 3 बार ऐसे कर रहा है। तो ये स्थिति शेर आया चल रही है। ऐसे स्थिति में जब आपको ये लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, उसी वक्त कुछ हो जाएगा। हमारी सरकार बेवकूफ़ नहीं है कि इतना ढोल बाजे बजा करके तब हमला करें। कुछ भी हो सकता है, बस चीज़ें डेवलप हो रही हैं। इस समय एक ऐसी परिस्थिति चल रही है जहां पर बंगाल के चुनाव के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहां पर क्या होगा। बंगाल के चुनाव में ममता हार जाएंगी। बाकी चलो चुनाव का भी हल्का सा बताइए। मैं वैसे पॉलिटिकल अफेयर्स पर चर्चा करता हूँ उसकी। बंगाल में आज लगभग 90% वोटिंग हुई है। पहले फेज़ का चुनाव था। SIR होने के बावजूद 90% तक वोटिंग जाना, यानी लगभग 90% तक वोटर आकर के वोट डाल के गया है, और बड़ी मात्रा में महिला देखने को मिली है। और मैंने पॉलिटिकल अफेयर इनसाइट्स पर वीडियो बना करके बताया था कि किस तरह से भाजपा महिला वोट बैंक को केटर कर रही है, और ये जो महिला आरक्षण बिल लेकर के आई थी 16, 17, 18 तारीख को, वो क्यों लाया गया था।
तो महिलाओं ने बड़े स्तर पर वोट किया है। पिछली बार से ज़्यादा वोटिंग दिख रही है, अभी एकदम सही आंकड़ा मुझे नहीं मिला है, बट हाँ 90 के आसपास है, तो बहुत तगड़ा आंकड़ा है। इतने ज़्यादा लोग आकर के वोट डालते हैं, वो तभी डालते हैं जब उन्हें या तो अपनी सरकार बचानी होती है कि कैसे भी ममता चली ना जाए। तो ऐसे तो आसार दिख नहीं रहे। ममता ने ऐसा तो कोई जादू कर नहीं रखा कि ममता को कैसे भी रोकने के लिए लोग वोट देने आएंगे। 3 बार की सरकार लगातार जो चुन करके आ रही है, उसे रोकने के लिए लोग इतने लायक नहीं है कि 90% आकर के वोट डाल देंगे। इतनी ज़्यादा बम्पर वोटिंग तब होती है जब वो कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि अब ये हटे यार, अब दूसरी लानी है, चाहे कुछ हो जाए। और जिस हिसाब से वहाँ CRPF और पूरे सिक्योरिटी का इंतजाम है, तो उससे तो ये लग रहा है कि किसी को कोई डर भी नहीं है। और वहाँ पे तो मोटरसाइकिल चलाना बैन कर दिया है। रात को 6 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक तो आप मोटरसाइकिल लेकर के नहीं निकल सकते, सिवाय इमरजेंसी केसेस में। और दिन में भी अगर आप मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हो तो पीछे कोई बैठा नहीं होना चाहिए। इस लेवल की सिक्योरिटी है। तो बंगाल में बीजेपी तय है। मैं इस पर विश्लेषण कर चुका हूँ, कई वीडियो बनाए, उस पर मैंने एक एक जिले के सीटों को लेकर के डिस्कशन किया है। और शायद सबसे पहले हमारा ही यूट्यूब चैनल था पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स, जिसने कहा था कि फर्स्ट फेज़ में 100 सीट के आसपास बीजेपी लेके आएगी, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। अब सभी जगह मैं देख रहा हूँ लोग यही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे देख के कह रहे हैं, वो तो उनका अपना एनालिसिस है, अपना अनुभव है, ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ अब लोग भांप पाए वो हम बहुत पहले भांप करके बता दिए थे आपको। हैरानी नहीं होगी कि बंगाल में बीजेपी 200 सीट के आसपास ले आए, हैरानी नहीं होगी, वरना मुझे 170 प्लस तो आराम से है, वो तो कहीं नहीं गया। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ भी चुनाव हुए हैं। वहाँ कितने % वोटिंग हुई, शायद 84% वोटिंग हुई, उसका मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो तमिलनाडु में भी DMK हटेगी इस बार, NDA आएगी, यानी AIADMK BJP का गठबंधन आएगा सरकार में। तो वहाँ भी आप NDA देखेंगे। कितनी सीटें आएंगी, क्या नहीं आएगा, ये बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुत टफ फाइट है वहाँ, बहुत टफ है। जो होगा आसपास का ही होगा। बंगाल में एक तरफा होगा, यहाँ आसपास होगा। केरल में अगर आप देखें तो केरल में चुनाव 9 तारीख को हुए थे। केरल में बीजेपी का कोई नाम नहीं ले रहा, या तो UDF या LDF, कांग्रेस, इन सब में लोग घूम रहे हैं। बट आप ये देखें कि लोकसभा की जो इलेक्शन हुए थे 2024 में, उसमें केरल का अगर निकाल के पोर्शन देखेंगे तो बीजेपी को लगभग 19% वोट मिले थे, 19-20%। अगर किसी पार्टी को 19-20% वोट मिल रहे हैं, जहां उसका वोट परसेंट 1-2% था, वो 20% तक पहुंच गया है, तो 20 से 35% पहुंचना बड़ी बात नहीं है। अगर वहाँ बीजेपी 35% से ज़्यादा वोट ले आती है तो सरकार में भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हो गई हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, वो सब मजबूत है। बट 35% नहीं हो पाएगी, ये मैं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ, या मुझे जो लग रहा है कि बीजेपी एक प्लेयर बन सकती है कि जो भी सरकार आए, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी, कम्युनिस्टों के साथ नहीं करेगी, हो सकता है जो विपक्षी दल है उसके साथ कर ले, गठबंधन के तौर पे आ जाए, बट वहाँ भी आपको बीजेपी दिख सकती है, उसके भी चांस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी का पक्षधर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ना, जो है वो बोल रहा हूँ। यही मैंने महाराष्ट्र में बोला था, दिल्ली में बोला था, हरियाणा में बोला था, बिहार में बोला था, हर जगह बोला था, तो और वही रिजल्ट आए थे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से कुछ होगा, जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ती है। असम में क्लियर कट बीजेपी जीतेगी। पुडुचेरी का कुछ कह नहीं सकता, 30 सीटें हैं, नहीं भी जीतेगी तो एडजस्ट कर आगे कर लेंगे। तो इस समय भारत में पॉलिटिकल माहौल गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, और बड़े इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। DMK को हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना वो इंडिया वर्सेस तमिल कर देंगे। केरल में एकमात्र कम्युनिस्ट बचे हैं, कम्युनिस्टों को साफ करना जरूरी है, वरना ये इनको ख़त्म करो, होने नहीं चाहिए, इसलिए वो ज़रूरी है। असम इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपने वहाँ कोई और सरकार ला दी, वो फिर से असम को बांग्लादेश बना देंगे। और बंगाल क्यों ज़रूरी है हम सब जानते हैं। तो चुनावी माहौल इस समय इतना गर्म है कि अगर जो मैंने बताया आपको कि ऐसे ऐसे बीजेपी जीत सकती है, अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाएगी केंद्र सरकार, फिर बहुत बड़े खेल खेले जा सकते हैं, इंक्लूडिंग दिस ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। ठीक है। उसके अलावा दुनिया में माहौल गर्म है, ईरान युद्ध, तेल की सप्लाई वगैरह वगैरह। अच्छा, तेल की सप्लाई की एक बार बताऊं, भारत की सरकार ने अभी तक ऑयल के प्राइसेस बढ़ने नहीं दिए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे भाई, नहीं बढ़ेंगे। कारण क्या है कि पहले तो हमने तेल की आपूर्ति की व्यवस्थाएं कर रखी हैं, फिर भी हमारे कुछ तेल के टैंकर नहीं गुजरने दिए गए। कल ईरान ने 2 टैंकरों को रोकवा दिया था यहाँ पर,
उन 2 टैंकर्स में से एक हमारा था। ईरान में क्या है कि कई सारे IRGC के ग्रुप्स हैं अलग अलग, और वो अपने हिसाब से चलते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है खास। तो हो सकता है किसी IRGC ग्रुप में कन्फ्यूजन हो गया हो, या उसे ना पता हो कि इंडिया के साथ क्या सलूक करना है, कैसे इंडिया को ट्रीट करना है। दोस्त है वो हमारा, उसने हमें दवाई पहुंचाई है, उसने हमारे एक शिप को पनाह दी थी अभी कुछ दिन पहले, या भारत हमारे लिए उतना हार्ड नहीं है, या भारत आने वाले समय में अगर हम भारत से बना के चलेंगे तो 150 करोड़ लोगों को टारगेट करके चल पाएंगे। हो सकता है वो ग्रुप ये नहीं सोच पा रहा हो। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हमें ये नहीं, मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि रिश्ते खराब हो गए, रिश्ते खराब हो गए। बट हमारे तेल की आपूर्ति हो रही है, बावजूद उसके भारत सरकार ने तेल पर अपना एक्साइज ड्यूटी को कम किया है। 2021 से लेकर के 3 बार एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार कम कर चुकी है, जिससे तेल के प्राइसेस ना बढ़े। उसके अलावा डेली 2400 करोड़ का घाटा झेल रही है भारत सरकार, जिससे LPG, डीजल और पेट्रोल के दाम ज़्यादा ना बढ़ें। अमेरिका में 30% तक दाम बढ़ चुके हैं तेल के, यूरोप में 20% तक बढ़ चुके हैं, एशिया में देशों में अलग अलग में कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 50% तक दाम बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे दाम स्टेबल हैं तो यकीन मानिए भारत बहुत अच्छी स्थिति में है, मतलब डिप्लोमेटिकली। कोविड काल में भी यही कहा गया था कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ के तो बहुत लोग मर जाएंगे। मैं मानता हूँ कई लोगों की मृत्यु हुई, उन सबको जो है हम रेस्पेक्ट करते हैं, किसी को ये नहीं कह रहे कि कुछ नहीं हुआ, सबका दर्द अपनी जगह है। बट जिस हिसाब से हमारे मेडिकल सुविधाएं थी, जिस हिसाब से हमारा देश थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है, उस हिसाब से भारत ने बहुत अच्छा मैनेज किया था। डेवलप्ड नेशंस में, US में, यूरोप में लाशें बिछी हुई थी, अस्पताल तक नहीं थे। और उसके बाद भारत ने PPE किट बनाने में दुनिया में नंबर 1 देश बना, और साथ ही वैक्सीन बनाने में शुरुआती देशों में रहा। तो वो हमने बहुत अच्छा मैनेज किया था। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर का जो असर दुनिया में कई जगहों पर पड़ा, हमने उसको भी नहीं पड़ने दिया। तो भरोसा रखें, भारत ईरान वॉर को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। ये एक सफाई चल रही है इस जगह पर, सफाई हो जाएगी तो लास्ट में जो खिल के आएगा उसमें भारत अलग चमक रहा होगा, इस पर भरोसा रखें। तो एक अनसर्टेनिटी ये है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की है, तीसरी अनसर्टेनिटी कि पाकिस्तान का कुछ भी हो सकता है। कैसे है वो मैं आपको एक हेडलाइन दिखाता हूँ। देखिए, पहले मैं इनको हटा दूँ जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए, मीडिएटर और मिसफायर। हुआ ये कि ये आसिम मुनीर ईरान पहुंच गया था अभी तेहरान बातचीत करने के लिए, चौधरी बन के कुछ बातचीत करके आया, और ईरान ने आसिम मुनीर से कहा कि अमेरिका से जाकर के ऐसा कह दो। आसिम मुनीर ने वो बात नहीं कही, क्योंकि आसिम मुनीर को पता था कि अमेरिका को मैंने ये बात बताई या ट्रंप को ये बात बताई तो ट्रंप का ईगो हर्ट हो जाएगा, और ट्रंप हो सकता है कि उसमें कुछ भी डिसीजन ले ले। आसिम मुनीर हो गया या ये शाहबाज शरीफ हो गया, ये सिर्फ ट्रंप को बहला फुसला के रखते हैं जिससे इन दोनों की रोजी रोटी चलती रहे, इन्हें अपने देश से कोई लेने देना नहीं है। तो ये बात को पचा गया। और आसिम मुनीर भी ईरान में जो बात करके आया है वो कोई मीडिएटर के तौर पर करके नहीं आया है, वो USA का संदेशवाहक जो होता है, कोई संदेश लेके जाता है, संदेश लेकर के गया ऐसा लग रहा था। तो ईरान ने यही कहा कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है, ये US की तरफ से बात करता है, US की तरफ झुका हुआ है और US का पपेट बन करके आया था। हमने इसको एक संदेश दिया है कि US से ये कह देना, हमें नहीं पता कि इसने संदेश US तक पहुंचाया है कि नहीं। ऐसा ईरान ने कहा है आसिम मुनीर के बारे में। अब आसिम मुनीर बुरा फंसा, US से कहे तो मरे, नहीं कहे तो मरे, कहाँ से मीडिएशन कराओगे। इसलिए संभावना है कि मीडिएशन की बातें हो सकता है ओमान में हो या कतर में हो या किसी और देश में हो। पाकिस्तान में जो वार्ता होनी थी वो कैंसिल ही हो गई, ईरान पहुंचा ही नहीं, और JD वेंस भी नहीं आया था। JD वेंस को ये पता चल गया होगा कि ईरान नहीं आने वाला, इसलिए उसने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। पाकिस्तान जैसे मूर्ख देश को ये पता होना चाहिए कि उसके यहाँ कभी भी ये शांति वार्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कारण क्या है? युद्ध किसके बीच में है? मुख्य युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच में। USA तो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है एक तरीके से। तो जब तक इजराइल टेबल पर नहीं होगा तुम युद्ध कैसे शांत करा लोगे या वार्ता को कैसे सफल बना लोगे? और इजराइल 1% इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में बैठ करके बातचीत करने के। इजराइल कभी नहीं करेगा इस काम को। इजराइल के लिए ईरान के बाद दूसरा दुश्मन पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को तो पता होना चाहिए कि इजराइल तो कभी नहीं हमको स्वीकारेगा, काहे को चौधरी बनना है। खामखा अपनी जनता के बीच में ये जो है बदनाम होंगे, बदनाम तो वैसे भी हैं। ऐसी स्थिति में अभी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान सिर्फ अपना टाइम काट रहा है, थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे, थोड़ा थोड़ा टिके रहे, जितना कट जाए उतना काट लो, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि बहुत जल्द ये कटने वाले हैं।
आप ही बताओ, इतने समझदार तो ये भी होंगे कि यार वार्ता हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगी, हमारी जनता फिर हमें जूते मारेगी, बट इस टाइम को काटते रहो। अगर युद्ध 6 महीने चलता है तो 6 महीने तक पिक्चर में बने रहो कि हाँ पाकिस्तान भी कुछ कुछ करा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के कितनी बार वार्ता हुई, तमाम जगह पर हुई, एक बार भी सक्सेसफुल नहीं हुई। तो भारत ने इसलिए तो मना किया था कि भाई हम कोई दलाल नहीं है, हमें कोई वार्ता में नहीं जाना, ना मीडिएशन करना। ईरान ने कई बार कहा कि भारत अच्छा मीडिएटर हो सकता है, भारत ने मना कर दिया। प्लस भारत इसलिए भी मना करता है कि जब हम पीओके लेने जाएंगे, अपने मुद्दे पर हम एक्शन लेंगे पाकिस्तान के विरुद्ध, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई तीसरा आकर के बोले। हम बोल देंगे भाई तुम्हारा मुद्दा था, हम नहीं आए थे, हमारा मुद्दा है तुम बताओ, क्लियर कट है। तो इसीलिए ये है। अब आगे देखें अगली खबर। ये तो वही है कि 2 शिप्स सीज कर लिए थे ईरान ने, उनमें से एक भारत का भी था। अब देखो इस घमंडी आदमी को, इसने एक बयान दिया आज। इसने स्पीच देते समय ये बोला कि यार क्या ये भारत और चाइना जैसे देश बिल्कुल नरक जैसे देश हैं, है ना, इस तरह से बात करके हेल होल ऑन प्लेनेट, ऐसे बोला कि प्लेनेट पर नरक जैसे देश हैं ये भारत और चाइना। इनके लोग हमारे यूएस में आ जाते हैं, यहाँ नौकरी करने लगते हैं, फिर यहाँ बच्चा पैदा कर लेते हैं, चूँकि बच्चा यूएस में पैदा हुआ है उसे यूएस की नागरिकता मिल जाती है, और ऐसे फिर ये धीरे धीरे यूएस में बस जाते हैं। इस तरह से इसने बात करी। इस पर भारत ने कहा कि हम इस तरह के बयान को यहीं छोड़ते हैं। ये किस तरह का रिएक्शन भारत ने दिया? चाइना की तरफ से अभी तक कुछ सुनने में तो नहीं आया है सच, बट हाँ ईरान ने कहा है कि एक ट्वीट करके कि भारत और चाइना पुरानी प्राचीन सभ्यताएं हैं, बड़ी रिच सभ्यताएं हैं, और इस तरह से बातचीत नहीं करनी चाहिए इन दोनों देशों के बारे में। इस तरह से ईरान ने कुछ बोला है। ये ट्वीट नहीं है क्या इसमें? एक तो मैं इन एड से परेशान हूँ, इन्हीं को काटता रह जाता हूँ मैं तो दिन भर। देखिए अगर वो होगा तो मैं दिखाता हूँ। हाँ ये रहा। चाइना एंड इंडिया आर द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, in fact the hellhole is where its war criminal president threatened to decimate civilization in Iran। इनका कहना यह है कि हेल होल तो वो जगह है जहां पर वॉर क्रिमिनल राष्ट्रपति बैठा हुआ है जो ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी देता है। इस तरह से इन्होंने, जो ईरानियन कंसुलेट है हैदराबाद में, उसने कहा है। तो अच्छा बयान तो ईरान ने दे दिया है। इस तरह की ट्रंप बातें कर रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो अभी भी कह रहा हूँ, ट्रंप उल्टी सीधी बातें हमारे बारे में कर रहा है, खूब पाकिस्तान को गले लगा रहा है, खूब बयानों को बदल रहा है, सब कर रहा है। लेकिन जब ट्रंप अपनी पद से जाएगा 2028 में, आई थिंक 28 के एंड में चला जाएगा, उस दिन आप ट्रंप को याद रखेंगे जी। ट्रंप आपको मतलब हम भारतीयों को हर वो मौका देगा जिससे हम अपनी एस्पिरेशंस पूरी कर सकें, फिर चाहे वो पीओके की हो, या यहाँ से इन बांग्लादेशियों को भगाने की हो, या बड़े यूसीसी जैसे कानून लाने की हो, एनआरसी कराने की हो, या कोई बड़े कदम जो सरकार लेना चाहे उठा सकती है। यहीं अगर डेमोक्रेट्स होते ना तो हर चीज़ पर आंदोलन होता, क्योंकि ट्रंप खुद चाहता है ये सब हो। समझिए अब बात को, ट्रंप मौका देगा ये तो अभी ट्रंप थोड़ा अपने चक्कर में फंसा हुआ है। बाकी देखिए ये क्या है। हाँ, तो सीज फायर जो नहीं होना था वो मैंने बता दिया आपको, और ये 5 देशों में रिफाइनरी जली है हाल फिलहाल में, और टोटल 6 देश हैं, उनकी मैंने आपको बता दिया है। तो दुनिया में साहब ये चल रहा है इस समय। बाकी और तो क्या है, और तो कोई टॉपिक नहीं है मेरा ख्याल है, और तो कुछ हो भी नहीं रहा है, कोई ऐसी खबर आ भी नहीं रही है। बट अब मैं रेगुलर वीडियोस लेकर के आऊँगा। बीच में 3-4 दिन वीडियो जानबूझकर नहीं लाया, एक तो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं थी, और कुछ टाइम की भी दिक्कत आ रही थी, बट अब रेगुलर आएगा। और हाँ याद रखिएगा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, या वनडे एग्ज़ाम हो, पूरे साल भर की करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं और रट डालना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, तो जो किताब हमने तैयार करी है, जिसको खुद मैंने तैयार किया है, उसको आप ले सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, मंगवा करके आप भी उसका लाभ ले सकते हैं, जिसका लाभ इस बार कई स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी लिया है। मतलब मेंस दे करके आए, पहले भी सिलेक्टेड है वो, ठीक है। तो लिंक दे दिया है, उसे आप परचेज़ कर सकते हैं
बाकी चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को थोड़ा पुश कीजिए, है ना। 3-4 दिन से वीडियो नहीं आया है तो गिरेगा चैनल, इसे उठाइए थोड़ा सा। और पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।